तो स्वागत है आपका माइनिंग ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन माइंस रूल्स। यह हमारा इसका सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। सभी लोग जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज माइंस रूल केम इनटू फोर्स, यानी कि माइंस रूल कब फोर्स में आया। जल्दी से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। माइंस रूल कब फोर्स में आया। सभी को कमेंट करना है कि माइंस रूल 1955 कब फोर्स में आया है। जल्दी से। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कि माइंस रूल 1955 जो है वो 2 जुलाई 1955 में फोर्स में आया था। अब देखिए, इसमें क्या है कि 1 जुलाई 1952 को माइंस एक्ट फोर्स में आया। ध्यान रखिएगा, माइंस एक्ट 1 जुलाई 1952 को फोर्स में आया था और माइंस रूल 2 जुलाई 1955 को फोर्स में आया था। दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। माइंस रूल 2 जुलाई 1955 को फोर्स में आया था। नेक्स्ट है, which of the following appoints मैनेजर अकॉर्डिंग टू माइंस रूल 1955, यानी कि निम्न में से कौन मैनेजर को अपॉइंट करता है माइंस रूल के अनुसार। आपको बताना है कि निम्न में से कौन मैनेजर को अपॉइंट करता है। जल्दी से कमेंट करें। तो आपके ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी ओनर और एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर एंड एजेंट, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बताना है कि मैनेजर को कौन अपॉइंट करता है। तो देखिए, माइंस रूल के हिसाब से जो डेफिनेशन दी गई है उसका इसका राइट आंसर है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, माइंस रूल को ओनर या फिर एजेंट दोनों में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो माइंस रूल की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार मैनेजर को ओनर या फिर एजेंट दोनों में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a responsibility of manager, निम्न में से कौन सा मैनेजर का एक कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक जो है वो मैनेजर का कर्तव्य नहीं है, वो नहीं करता उस कार्य को। तो आपके ऑप्शंस है, मैनेज पर्सनल इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयज डेली, यानी अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो पर्सनल इश्यूज है उनको रोज देखता है। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शन ऑफ द माइंड, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल ऑफ द माइंड, ऑप्शन नंबर डी सुपरविजन ऑफ द माइंड। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो मैनेजर नहीं करता। ये महेश का आंसर सही है और मुर्मू जी का आंसर सही है। वेरी गुड, तो आप लोग सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनेज पर्सनल इशू ऑफ एम्प्लॉयज डेली। देखिए, ये कार्य जो है ये होता है वेलफेयर ऑफिसर का, यानी कि जो एम्प्लॉयज के पर्सनल इश्यूज होते हैं उसको वेलफेयर ऑफिसर मैनेज करता है। ये काम जो है मैनेजर के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। उसका मेन काम क्या है, माइंस का डायरेक्शन करना, माइंस पे और उनके एम्प्लॉयज पे कंट्रोल रखना और माइंस में सुपरवाइज करना। ये सब जिम्मेदारियां मैनेजर की होती है। इसे आप माइंस एक्ट 1917 में देख सकते हैं, माइंस एक्ट के सेक्शन 17 में देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following cannot be appointed as an in charge of a canteen, यानी कि माइंस, देखिए जब क्वेश्चन पूछ रहा है माइंस रूल के डिफरेंस में कि निम्न में से किसी कैंटीन का इंचार्ज नहीं अपॉइंट किया जा सकता है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी ओनर और एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर ऑफ द माइंड, ऑप्शन नंबर डी एम्प्लॉय ऑफ द माइंड। आपको बताना है कि किसी भी कंडीशन में निम्न में से किसे हम कैंटीन का इंचार्ज अपॉइंट नहीं कर सकते। जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए,
आप सब सही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा कि वैसे तो कैंटीन के इंचार्ज को ओनर या फिर एजेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन यदि वो चाहे तो खुद को भी एज कैंटीन इंचार्ज अपॉइंट कर सकते हैं। ये बात रूल्स में लिखी हुई है। यदि ओनर और एजेंट चाहें तो वो खुद को भी कैंटीन का इंचार्ज अपॉइंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और बाकी अगर कोई एम्प्लॉय है माइंस का तो उसे तो अपॉइंट किया ही जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कमिटी अदर देन द चेयरपर्सन। आपको बताना है कि जो कमिटी होती है जिसका गठन होता है सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 के अनुसार, कमिटी का जो फॉर्मेशन होता है वो सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 से होता है। तो उसके मेंबर्स की जो टर्म होता है, जो समय अवधि होती है, कार्य अवधि, वो कितनी रहती है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 5 ईयर्स। तो आपको बताना है कि मैनेजर की जो कार्य अवधि होती है वो कितनी होती है, सॉरी कमिटी के मेंबर्स की कार्य अवधि होती कितनी होती है अदर देन चेयरपर्सन। देखिए, कमेटी की जो मेंबर्स होती हैं उनका जो समय अवधि होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 3 वर्ष का होता है। और इसमें चेयरपर्सन के विषय में कुछ नहीं बताया गया। चेयरपर्सन जो केंद्र सरकार होती है उसकी इच्छा के अनुरूप समय तक कार्य करता है, उसके बाद केंद्र सरकार उसको कभी भी हटा सकती है। चलिए नीतीश, आप सही है। नीतीश जी सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा कि चेयरपर्सन के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी कार्य अवधि 3 वर्ष की होती है। हालांकि चेयरपर्सन के अलावा एक और व्यक्ति है जिसकी कार्य अवधि डिसाइड की जाती है बाद में, वो है चीफ इंस्पेक्टर। वो भी इसके अधीन नहीं आता। बाकी जितने और मेंबर्स होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं, उनमें से चीफ इंस्पेक्टर और आपका जो चेयरपर्सन होता है वो इस 3 साल की अवधि के अधीन नहीं आता। उनका कार्यकाल क्या होगा वो डिसाइड करती है केंद्र सरकार, या फिर जब तक कोई चीफ इंस्पेक्टर रहता है उस पोस्ट पर। यदि वो रिटायर हो जाए तो ऑटोमेटिक वो कमेटी का मेंबर नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो 3 साल जो कार्यकाल है वो चीफ इंस्पेक्टर और चेयरपर्सन पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं, हु अपॉइंट्स सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। आपको बताना है कि कमेटी के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन नंबर ए चेयरपर्सन, ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी रीजनल इंस्पेक्टर। तो आपको बताना है कि कमेटी के सेक्रेटरी को निम्न में से कौन अपॉइंट करता है। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। सभी को कमेंट करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देवशीष आ गए, आज देर कर दिया आपने। तो सबके आंसर कोई बी कोई सी। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी को कौन अपॉइंट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चीफ सेक्रेटरी। ध्यान रखिएगा कि जो आपके कमिटी है उसके सेक्रेटरी होते हैं, उसके चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंट करते हैं, चेयरपर्सन। देखिए राइट आंसर नंबर सी है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। सॉरी, जो आपके सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी होता है वो एक इंस्पेक्टर होता है। जो भी व्यक्ति सेक्रेटरी काम से इंस्पेक्टर की पोस्ट पर होगा, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की पोस्ट पे, और उसे अपॉइंट करता है चीफ इंस्पेक्टर। उसे नोट करा है आपका चीफ इंस्पेक्टर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी को चीफ इंस्पेक्टर नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी रिसीव्स सच अ रेम्युनरेशन एज बाय। कमिटी के सदस्य होते हैं उन्हें जो मेहनताना होता है, इसका मतलब होता है मेहनताना, मतलब होता है मेहनताना, जितनी सैलरी होती है उसे कौन फिक्स करता है। यानी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं अदर देन चेयरपर्सन जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनका मेहनताना या सैलरी कौन फिक्स करता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपको बताना है कि इनकी जो सैलरी होती है, जो मेहनताना होता है, उसे कौन फिक्स करता है। जल्दी से सभी कमेंट करना है, सभी लोगों को कमेंट करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है, और इसका राइट आंसर लगता है इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर सी नहीं है, इसका राइट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर्स ऑफ द कमिटी जो होते हैं, इसका गलती से गलत आंसर हो गया है, हाईलाइट हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जी आप सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जो मेंबर्स ऑफ द कमिटी होते हैं, उन्हें जो मेहनताना मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश को होता है। देखिए इसका आंसर चीफ इंस्पेक्टर नहीं है, उसमें सुधार दूंगा बाद में, इसे मैं सुधार दूंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर अदर देन चेयरपर्सन विल बी केम इनटू इफेक्ट आफ्टर ए पीरियड ऑफ। यानी कि यदि कोई व्यक्ति रिजाइन करता है अपने पोस्ट से एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी, तो उसका जो उसका त्याग पत्र होगा वो कब से इफेक्ट में माना जाएगा, मतलब कब से उसे मान्य किया जाएगा, उसकी समय अवधि क्या होगी। तो आपके ऑप्शन नंबर ए 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी 14 डेज, ऑप्शन नंबर सी 20 डेज, ऑप्शन नंबर डी 30 डेज। तो आपको बताना सर राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका त्याग पत्र होता है वो आपके त्याग पत्र देने के 30 दिन के अंदर या फिर उसके बाद में इफेक्ट में आता है, या फिर उसे चेयरपर्सन पहले ही स्वीकार कर ले। दो कंडीशन होती है इसमें। पहले तो ये कि जो चेयरपर्सन होता है उसको पहले ही स्वीकार कर ले, पहली कंडीशन ये होती है कि जो आपका चेयरपर्सन है उसे स्वीकार कर ले, या फिर आपका इस्तीफा देने के 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक अगर उसको स्वीकार नहीं भी करता है तब भी वो इफेक्ट में आ जाता है, तब माना जाएगा कि आपने वहां से रिजाइन कर दिया। चलिए समझ में आया क्वेश्चन आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेडिंग रेजिग्नेशन इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। तो आपको बताना है कि रेजिग्नेशन के बारे में निम्न में से किस रूल नंबर में बताया गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, रेजिग्नेशन के बारे में निम्न में से किस रूल नंबर में बताया गया है। बशीर आप सही हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा 7 रूल नंबर में बताया गया इसके बारे में। जी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन राइट हिज रेजिग्नेशन एड्रेस टू द। यानी कि जो चेयरमैन होता है वो अपना जो त्याग पत्र होता है किसे संबोधित करके लिखता है, किसे लिखता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर डी डीजीएमएस। तो आपको बताना है कि जो चेयरमैन होता है वो अपना त्याग पत्र निम्न में से किसे संबोधित करता है, किसे एड्रेस करता है। देखिए सबके आंसर मिक्स आ रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आप सब सही हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिएगा कि चेयरमैन जो होता है वो अपना इस्तीफा केंद्र सरकार को भेजता है, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं कमेटी के वो अपना इस्तीफा जो है वो चेयरमैन को एड्रेस करते हैं, जो चेयरपर्सन होता है उसे एड्रेस करते हैं अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी। लेकिन जो चेयरमैन होता है वो अपना त्याग पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। चलिए ठीक है, सही है सबका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी मेंबर वांटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम इंडिया ही मे इंटीमेट टू। यानी कि यदि कोई व्यक्ति, कोई मेंबर यदि भारत से बाहर, इंडिया से बाहर जाना चाहता है तो उसे किसे अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा, उसे किसे सूचित करना होगा। तो आपके ऑप्शन इंटीमेट करना होगा। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चेयरमैन, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर,
ऑप्शन नंबर सी इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप सब सही है, इसका राइट आंसर है चेयरमैन। तो ध्यान रखिएगा कि यदि कोई मेंबर इंडिया से बाहर जाना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में उसे चेयरमैन को पहले इन्फॉर्म करना होगा। और ध्यान रखिएगा यदि कोई मेंबर बिना इन्फॉर्म किए जाता है चेयरमैन को, वैसी कंडीशन में जिस दिन वो इंडिया से बाहर जाएगा उसी दिन उसको त्याग पत्र मान लिया जाएगा कि उसने अपनी पोस्ट से त्याग दे दिया। यदि वो बिना बताए जाता है चेयरमैन को, जो प्रोसेस बताया गया है यदि उसे फॉलो नहीं करता है, वैसी कंडीशन में उसे माना जाएगा को रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, any member should submit his resignation to chairman if he wants to absent from India for a period of, यानी किसी सदस्य को यदि इंडिया से एक निश्चित समय से के लिए बाहर जाना है तो उसे अपना त्याग पत्र जो है वो अध्यक्ष को देना पड़ता है। तो समय सीमा क्या है? यदि उसे इस टाइम फ्रेम के इंडिया से बाहर जाना है तो उसे अपना त्याग पत्र चेयरमैन को देना होगा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी 1 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 2 ईयर। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप सब सही है, अपना सही है, देवशीष सही है, महेश भी सही है। चलिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ्स। ध्यान रखिएगा, हाँ महेश आपका आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यदि कोई मेंबर इंडिया से बाहर जाना चाहता है और उसे लगता है कि उसे वापस आने में 6 महीने या उससे अधिक का समय लग जाएगा, तो वैसी कंडीशन में वो अपना जो त्यागपत्र होता है वो चेयरमैन को सबमिट कर देता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी वैकेंसी अकर्स ड्यू टू डेथ ऑफ चेयरमैन हु कैन नॉट इन्फॉर्म अबाउट दिस, यदि कोई रिक्ति होती है, कोई स्थान खाली होता है, चेयरमैन की मृत्यु के कारण कोई पद खाली होता है, तो निम्न में से कौन इसके बारे में सूचना नहीं दे सकता? तो ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इंस्पेक्टर एज सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि निम्न में से कौन यदि चेयरमैन की डेथ होती है तो उसकी सूचना नहीं दे सकता, इसे केंद्र सरकार को। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। महेश का आंसर आ रहा है। चलिए और कोई, देवशीष? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा कि जो रीजनल इंस्पेक्टर होता है उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। क्या कहा गया कि चीफ इंस्पेक्टर हो या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी जो इंस्पेक्टर होते हैं वो चाहे तो चेयरमैन की डेथ होने पर पहला प्रायोरिटी दी गई चीफ इंस्पेक्टर को, वो इन्फॉर्म करेगा। यदि वो भी उपस्थित ना हो तो ऐसी कंडीशन में जो इंस्पेक्टर होंगे जो कि सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी है वो इन्फॉर्म करेंगे। मान लीजिए ऐसा केस आया कि आपके चेयरमैन की डेथ हो गई और चीफ इंस्पेक्टर भी अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, फिर उनकी भी डेथ हो गई, वैसी कंडीशन में जो इंस्पेक्टर होंगे जो कि सेक्रेटरी होते कमिटी के, वो इन दोनों की वैकेंसीज की जो सूचना है वो देंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अदर केस में यदि मान लीजिए किसी और मेंबर का डेथ होती है या फिर वो रिजाइन करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका चेयरमैन साहब होंगे वो सूचित करेंगे केंद्र सरकार को कि हमारे कमेटी में किसी मेंबर के रिजाइन के कारण, डेथ के कारण कोई वैकेंसी हुई है। अदरवाइज जो कंडीशन होंगी वो ऐसी ही होंगी, चेयरमैन ही हमेशा किसी भी तरह के रिजाइन करने का या डेथ का सूचना केंद्र सरकार को देगा किसी और मेंबर के। चलिए ठीक है, देवशीष किस बात का आंसर बता रहे हैं? चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ एनी वैकेंसी अकर्स ड्यू टू डेथ ऑफ ए चेयरमैन हु कैन नॉट, निम्न में से कौन इन्फॉर्म नहीं कर सकता? कौन इन्फॉर्म कर सकते क्वेश्चन नहीं है, कौन इन्फॉर्म नहीं कर सकता। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है रीजनल इंस्पेक्टर।
ये आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजल ऑफ बिजनेसेस इज डन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल, यानी आपको बताना है कि जो बिजनेसेस के डिस्पोजल के बारे में बताया गया है वो निम्न में से किस रूल नंबर में बताया गया है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रूल नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी रूल नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी रूल नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी रूल नंबर 11। देवशीष कोई प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी बिजनेसेस के डिस्पोजल होते हैं उसके बारे में रूल नंबर 10 में बताया गया है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डायरेक्ट्स द मेथड ऑफ कंसिडरेशन अंडर रूल 10, यानी आपको बताना है कि किसी भी मुद्दे पर किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में जो रूल नंबर 10 में बताया गया है उसके बारे में कौन डिसाइड करेगा, कौन बताएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी चेयरमैन, ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। तो आपको बताना है कि रूल नंबर 10 में जो प्रक्रिया लिखी हुई है, जो प्रोसेस लिखा हुआ है, वो उसे फॉलो करना है, ये कौन बताएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी चेयरमैन, ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। देखिए ध्यान रखिए जो रूल नंबर 10 में बताया गया है उस प्रोसेस की यहाँ बात हो रही है। चलिए और कोई? तो इसका राइट आंसर है चेयरमैन। ध्यान रखिएगा, देखिए क्या होता है कि यदि कोई मैटर है, कोई एजेंडा है, तो ऐसे केसेस में दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप कोई एक मीटिंग रखिए उसके लिए फिक्स तौर पे, या फिर आप उसे पेपर के सर्कुलेशन के थ्रू उस मैटर को सॉल्व करिए और वोटिंग कराइए। तो दोनों किस तरीके से प्रोसेस हमको अपनाना है इसका फैसला जो है वो चेयरमैन साहब करते हैं कि हमको किसी किसी विषय पर मीटिंग रखनी है या फिर उसे सर्कुलेशन ऑफ पेपर के माध्यम से उसमें उस मैटर को सॉल्व कर लेना है वोटिंग करा के। तो ये डिसाइड करते हैं चेयरमैन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये दिया गया है रूल नंबर 10 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिस ऑफ मीटिंग्स इज गिवन एटलीस्ट हाउ मेनी डेज बिफोर। तो आपको बताना है कि किसी भी तरह की मीटिंग की सूचना कम से कम कितने दिन पहले दी जाएगी। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 डेज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 20 डेज, ऑप्शन नंबर डी 30 डेज। तो आपको बताना है किसी मीटिंग की सूचना कम से कम कितने दिन पहले दी जाएगी। महेश आपका भी आंसर ठीक है, देवश्री साहब भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा किसी भी मीटिंग की जो सूचना है वो कम से कम 14 दिन पहले सभी मेंबर्स को दी जाएगी। नेक्स्ट है फॉर एन इमरजेंट मीटिंग अ क्लियर नोटिस इज गिवन ऑफ, यानी कि यदि कोई इमरजेंसी मीटिंग होती है तो उसकी सूचना कम से कम कितने दिन पहले दी जाएगी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3 डेज, ऑप्शन नंबर बी 2 डेज, ऑप्शन नंबर सी 4 डेज, ऑप्शन नंबर डी 1 डे। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप सब सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 डेज।
तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई इमरजेंसी में आती है वैसी कंडीशन में कम से कम 2 दिन पहले आपको क्लियर नोटिस देकर ही आप मीटिंग बुला सकते हैं, अन्यथा नहीं बुला सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्वेश्चन है, हु गिव नोटिस ऑफ मीटिंग? निम्न में से कौन मीटिंग का नोटिस देता है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए चेयरपर्सन, ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। तो आपको बताना है कि इसका जनरली इस पर कौन साइन करता है। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि जनरली इस पर कौन साइन करता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए चेयरपर्सन, ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। चलिए तो आप सब सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा किसी भी मीटिंग का जो नोटिस होता है उसे सेक्रेटरी ही साइन करता है, वही सेंड करता है सभी मेंबर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा ऑफ बिजनेसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट द मीटिंग शैल सेंड टू मेंबर्स बिफोर हाउ मेनी डेज? यानी कि किसी भी बिजनेस का जो एजेंडा होता है मीटिंग का, उसे कम से कम कितने दिन पहले सभी मेंबर्स को बाय पोस्ट भेजना होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 डेज, ऑप्शन नंबर बी 7 डेज, ऑप्शन नंबर सी 14 डेज, ऑप्शन नंबर डी 30 डेज। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। और कोई? चलिए तो आप सब ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 डेज। देखिए यहाँ पर जब भी कोई मीटिंग रखते हैं तो उसका जो एजेंडा होता है, एजेंडा क्या होता है? एजेंडा मतलब एक लिस्ट ऑफ बिजनेसेस होते हैं जो हमें डिस्कस करने रहते हैं। उसमें यदि हमें इससे डिस्कस करना है तो उसमें हमें चेयरपर्सन की परमिशन की होती है, अन्यथा हम वो मैटर डिस्कस नहीं कर सकते। तो एजेंडा एक लिस्ट ऑफ बिजनेस होता है, उस पर हम मीटिंग रखते हैं और इसका जो एजेंडा है वो कम से कम 7 दिन पहले बाई पोस्ट सभी मेंबर्स के जो रेजिडेंस होता है या ऑफिस होता है वहां तक पहुंच जाना चाहिए। ये माइजूम में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग ऑफ कमिटी इज डिसाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि कमेटी की मीटिंग कहाँ और किस स्थान पे होगी, इसका जो निर्णय है, इसका जो फैसला है वो कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चेयरपर्सन, ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कि किसी भी मीटिंग का समय और स्थान कौन निर्धारित करता है? सभी लोगों को कमेंट करना है। चलिए और कोई? सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा कि मीटिंग कहाँ और किस स्थान पे होनी है, कब होनी है, इसका फैसला जो है वो चेयरपर्सन करते हैं और वो अपना फैसला सेक्रेटरी को भेजते हैं। सेक्रेटरी जो है उसे सभी मेंबर्स तक पहुंचाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये फैसला चेयरपर्सन करते हैं। चलिए ठीक है, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.